हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बीएनएसएस पर हमारी वीडियोस आपको मिल रही हैं और ये वीडियोस निरंतर मिलती रहेंगी। आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे बीएनएसएस के प्रियम्बल को और आगे के पार्ट को। अगर जब मैं बात करूं बीएनएसएस के प्रियम्बल की, प्रस्तावना की या उद्देशिका की, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि यह प्रस्तावना या उद्देशिका होती क्या है। आपने एक कानून पढ़ा होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, संविधियों का निर्वचन। तो जब हम इस कानून को पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स यानी कि संविधियों का निर्वचन, तो इस कानून में हम देखते हैं कि यह कानून क्या है, कानूनों के निर्वचन के लिए बना हुआ है। और जब भी हमें कहीं पर कानून का अर्थ स्पष्ट करना होता है तो इसमें बताया है कि हम दो तरह की एड लेते हैं, दो तरह की सहायताएं लेते हैं। एक होता है एक्सटर्नल एड और एक होता है इंटरनल एड। यानी कि एक तो आंतरिक साहचर्य और एक बाह्य साहचर्य। तो यहां पर ही यह बताया है कि जब भी हम इंटरनल एड में देखेंगे तो यहां पर दो तरीके की चीज आपको देखने को मिलेंगी, एक तो लॉन्ग टाइटल और एक शॉर्ट टाइटल। तो जनरली याद रखना, जो लॉन्ग टाइटल होता है वही प्रियम्बल होता है। जो लॉन्ग टाइटल है वही क्या होता है, प्रियम्बल होता है। और प्रियम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है, वो हमें यह बताता है। कहीं ना कहीं प्रियम्बल से हमें यह पता चलता है कि इस कानून को बनाने के पीछे लेजिस्लेचर का क्या गोल है, विधायिका का क्या उद्देश्य है, आखिर ये कानून बनाकर विधायिका कौन से उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है। जनरली जब आप बेयर एक्ट को देखेंगे तो बेयर एक्ट में जो ये वाला पार्ट होता है, जो यहां पर लिखा है, ये जो पार्ट है एसेंट से नीचे, ये क्या होता है, प्रियम्बल होता है, उद्देशिका होता है। और यहां पर लिखा है दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। यानी कि जो बीएनएसएस है, इसका जो प्रियम्बल है उसमें लिखा है दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। एन एक्ट टू कंसोलिडेट and amend law relating to criminal procedure। ये किसने बताया, ये इसकी प्रियम्बल में बताया, उद्देशिका में बताया कि एन एक्ट ये कानून है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर से संबंधित कानून को कंसोलिडेट करने के लिए और अमेंड करने के लिए यह कानून बना है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बीएनएसएस का जो प्रियम्बल है या बीएनएसएस जो है, ये समीकरणकारी है और ये जो है संशोधनकारी है। याद रखना, बीएनएसएस जो है ये परिभाषणकारी नहीं है, ये परिभाषा नहीं करती, बल्कि ये क्या है, इसकी उद्देशिका में जो है दो शब्द यूज हुए हैं, एक तो समीकरण और दूसरा जो है
संशोधन। अब हमें यह समझना है कि ये कंसोलिडेट होता क्या है, ये समेकन होता क्या है। तो याद रखना, कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो बीएनएसएस जो है ये कंसोलिडेट है, यानी कि प्रोसीजर के रिगार्डिंग, क्रिमिनल प्रोसीजर के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स हैं, जितना भी लॉ है, उसको कंसोलिडेट करता है, उसको एक साथ करता है और फिर उसको जो है अमेंड करता है, यानी कि उसको फिर संशोधन करता है। जो चीज यूजफुल है उन्हें रखता है, जो यूजफुल नहीं है उनको जो है निकाल देता है। इसलिए कंसोलिडेट का मतलब होता है समेकन करना, इकट्ठा करना, यानी कि अगर जो प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, जितने भी लॉ हैं, वो अलग अलग कानूनों में बिखरे हुए हैं, उन लॉ को उठाकर एक जगह रखकर और क्रिमिनल प्रोसीजर के रिगार्डिंग लॉ बनाना। तो ये जो कानून है ये समेकनकारी है और ये संशोधनकारी है। अब इसके बाद अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हम बीएनएसएस के चैप्टर 1 को। मैंने ये कल आपको बताया था कि बीएनएसएस में जो है कुल 39 चैप्टर्स हैं। एक एक सेक्शन, एक एक चैप्टर के साथ जो है इसको जो है हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं हम चैप्टर 1। चैप्टर 1, ये चैप्टर 1 जो है ये प्रीलिमिनरी है, यानी कि प्रारंभिक, और इसका जो विस्तार है वो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक है। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक जो है इसका विस्तार है। जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में इसके शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट को बताया है, एंड कमेंसमेंट को बताया है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी है और जो कुल डेफिनेशंस हैं वो A to Z। इसी तरीके से ये सेक्शन 3 जो है कंस्ट्रक्शन टू रेफरेंस बताया है, टू रेफरेंस। 4 में जो है, सेक्शन 4 में यह बताया है कि अगर जो बीएनएस की अकॉर्डिंग अगर जो कोई भी ऑफेंस होगा तो उसका ट्रायल, उसकी इंक्वायरी, उसका इन्वेस्टिगेशन के और अदर प्रोसीडिंग्स वो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग होंगी। और सेक्शन 5 में जो है, सेक्शन 5 में जो है सेविंग्स बताया है, यानी कि व्यावृत्ति बताई है कि किस किस को बीएनएसएस जो है अफेक्टेड नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 1 को। सेक्शन 1 धारा 1 जो कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड और कमेंसमेंट, यानी कि बीएनएसएस की धारा 1 जो है हमें 3 चीजों के बारे में बताती है। एक तो बताती है शॉर्ट टाइटल कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, एक इसके एक्सटेंशन को बताती है, इसका विस्तार क्या होगा, और तीसरा इसके कमेंसमेंट को बताती है कि ये कब से जो है प्रारंभ होगा। कि अगर जो हम बात करें शॉर्ट टाइटल की तो ये कहता है कि इसका नाम बीएनएसएस 2023 है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। अगर जो बात करें इसके एक्सटेंशन की, इसके विस्तार की, तो जनरली ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि जो स्टेट ऑफ नागालैंड है, स्टेट ऑफ नागालैंड है और ट्राइब्स एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर बीएनएसएस के सिर्फ 3 चैप्टर लागू होंगे और पूरा बीएनएसएस वहां पर लागू नहीं होने का। यानी कि जो स्टेट ऑफ नागालैंड है और ट्राइबल एरियाज हैं, जनजाति क्षेत्र हैं, वहां पर पूरा बीएनएसएस लागू नहीं होने का, बल्कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ बीएनएसएस के 3 चैप्टर जो है लागू होंगे, चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12। यानी कि चैप्टर 9,
चैप्टर 11 और चैप्टर 12। तो ये दो चीज जगह हैं स्टेट ऑफ नागालैंड पर, यानी कि नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र पर बीएनएसएस के सिर्फ ये 3 चैप्टर लागू होंगे। इसके अलावा पूरा बीएनएसएस जो है वहां पर लागू नहीं होने का। क्यों नहीं होने का? क्योंकि ये ट्राइबल एरियाज हैं, और जो ट्राइबल एरियाज हैं, जनजाति क्षेत्र हैं, आज भी वो अपने कबीलाई इलाकों से, यानी कि जो कबीलों में बटे हुए हैं और जो उनके अपने प्रथागत नियम हैं, वो उस नियम से ही अपने आप को शासित करते आ रहे हैं। इसलिए वहां पर कह दिया कि जिन नियमों से वो शासित हो रहे हैं उन्हीं नियमों से शासित होते रहेंगे, और ये जो है यहां वहां पर लागू नहीं होने का। लेकिन ये 3 चैप्टर जो हैं इन दोनों जगह जो है लागू होंगे। इसी के साथ इसमें ये वाली बात और कह दी कि जनरली जो नागालैंड पर और ट्राइब एरियाज पर ये 3 चैप्टर लागू होंगे, पूरी बीएनएसएस वहां पर लागू नहीं होने का। लेकिन ये दोनों ये स्टेट्स हैं, जो यहां की स्टेट गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो हैं, अगर जो वो चाहें तो अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन लाएंगी, और नोटिफिकेशन लाकर पूरे बीएनएसएस को नागालैंड राज्य में और जनजाति क्षेत्रों में लागू कर सकती हैं। यानी कि जो अभी तक तो सिर्फ ये 3 चैप्टर ही इन पर लागू हो रहे, लेकिन अगर जो नागालैंड राज्य की सरकार और जनजाति क्षेत्रों की सरकार अगर जो चाहें तो जो शासकीय गजट है या ऑफिशियली गजट है उसमें नोटिफिकेशन लाकर जो है पूरे बीएनएसएस को या उसके और किसी पार्ट को भी वहां पर लागू कर सकती हैं। ये वाली चीज जो है हमने इन स्टेट्स गवर्नमेंट पर छोड़ दिया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती हैं, तो वो जो अच्छे से कर सकती हैं वो चीज जो वो करें। इसी के साथ अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है कि स्टेट ऑफ नागालैंड को तो हमने समझ लिया कि जब भी सवाल आएगा ट्राइबल एरियाज का, जनजाति क्षेत्रों का, तो कौन से क्षेत्र को हम जनजाति क्षेत्र माने, किसको जनजाति क्षेत्र माना जाएगा। तो यहां पर ही जब आप बीएनएसएस को देखोगे तो बीएनएसएस में एक एक्सप्लेनेशन दिया है, और एक्सप्लेनेशन में यह कह दिया गया कि ट्राइब्स एरियाज में, यानी कि जनजाति क्षेत्रों में, वो क्षेत्र शामिल होंगे जो 21 जनवरी 1972 से ठीक पहले संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे। यानी कि जो 21 जनवरी 1972 से पहले जो संविधान का 6 शेड्यूल है उसका पैरा 20 में जो दिए गए थे असम के जनजाति क्षेत्रों में जो क्षेत्र बताए गए थे वो सब जनजाति क्षेत्र माने जाएंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जो शिलोंग नगर पालिका है उसको ट्राइबल एरिया जो है नहीं माना जाएगा। इसी के साथ अगर जो हम बात करें इसकी कमेंसमेंट की तो ये 1 जुलाई 2024 से जो है ये लागू होगा, यानी कि 1 जुलाई 2024 से जो है ये लागू हुआ। इस तरीके से हमने सेक्शन 1 को देखा। सेक्शन 1 ने हमें 3 चीजें बताई। पहली चीज ये बताई कि इसका संक्षिप्त नाम जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। इसका विस्तार जनरली संपूर्ण भारत पर है, लेकिन इसके जो है 3 अध्याय नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र को लागू होंगे और पूरा बीएनएसएस वहां पर लागू नहीं होने का। या ऐसे कह दो कि जो नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र है उस पर सिर्फ और सिर्फ बीएनएसएस के 3 चैप्टर 9, 11 और 12 लागू होंगे। पूरा बीएनएसएस वहां पर लागू नहीं होने का। लेकिन इन क्षेत्रों की अगर जो राज्य सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन लाकर अपने यहां जो है लागू कर सकती है। इसी के साथ इसमें यह कह दिया कि ये जो लागू होगा वो 1 जुलाई 2024 से जो है लागू होगा। आज इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।